हेलो फ्रेंड्स, पूसा सिविल इंजीनियरिंग में फिर से आपका वेलकम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपने डिप्लोमा के बाद या अगर आपने डिग्री करी है तो कैसे आप जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हम ईएसी बोलते हैं, जो यूपीएससी कराती है, उनके एग्जाम्स को एग्जैक्टली क्रैक कैसे करना है। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट सोर्सेज बताऊंगा, आपको कि जो सोर्सेज मैंने यूज किए, जिससे मैंने काफी एग्जाम्स निकाले, चाहे स्टेट के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो या कोई और यूपीएससी का एग्जाम हो इंजीनियरिंग का, वो मैंने इसी स्ट्रैटेजी या रणनीति बोल दो, उससे मैंने निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ टू क्रैक एसएससी, जैसे आपको पता है स्टाफ सर्विस कमीशन, स्टेट जे आप लोगों को पता है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, यूपीएससी आईएएस एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस। तो आप लोग को पता है कि एक तो आपके स्टेट के एई एग्जाम होते हैं, स्टेट के जेई एग्जाम होते हैं, एई एग्जाम होते हैं, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कराता है, ठीक है। यूपीएससी और भी कई एग्जामिनेशन कराता है, जैसे लेक्चरर का एग्जामिनेशन कराता है, जिससे यहाँ पे आपके पूसा सिविल इंजीनियरिंग में, पूसा में जितने भी लेक्चरर्स हैं वो सारे यूपीएससी क्वालिफाइड हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आए हैं। फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आप लोग को पता ही है, इससे जो यूपीएससी हर साल कराता है, और भी बहुत सारे यूनियन टेरिटरी के एग्जाम्स भी यूपीएससी कराता है। यूनियन टेरिटरी जैसे आपको पता है बच्चों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आता है, इसलिए यूनियन टेरिटरी में भी जो भी असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो यूपीएससी उनको करा के देता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम ये बात करते हैं कि यार जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, आईईएस, इनका एग्जाम निकालना क्यों है। देखो, मोटी बात तो ये है कि एक तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो डिप्लोमा में, बीटेक में, उनका यूज आपको करना है फील्ड में, ताकि आप पब्लिक के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनको दे सको। पर उसके लिए आपको ये भी देखना है कि पे स्केल क्या है, सैलरी क्या है एक असिस्टेंट इंजीनियर की या फिर एक जूनियर इंजीनियर की। सबसे पहली बात, जूनियर इंजीनियर, ये आपका लेवल 6 का होता है। ये लेवल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित लेवल्स हैं जो आपके सैलरी को डिटरमाइन करते हैं। 35,400 मतलब आपका बेसिक, जो आपका बेसिक सैलरी है वो होगा 35,400। उसके बाद आपको मिलता है बहुत सारे उसके अतिरिक्त अलाउंसेस, जो आपका लिखा हुआ है, पहले बेसिक, फिर मिलता है आपको डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करता है कुछ परसेंटेज आपके बेसिक का, ठीक है। जैसे इस समय 50% चल रहा है। फिर आपका होता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। फिर होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, जो बेसिकली आपके घर से लेके आपके ऑफिस तक का रोजमर्रे का जो आपका खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, उसको मीट करने के लिए। एनपीएस आपका नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी अलाउंस आपको मिलते हैं, ठीक है। इनके स्पेसिफिक्स में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हमारा मेन टारगेट है कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या सोर्सेस रेफर करने हैं, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। अभी बस मोटा मोटा मैं आपको पे स्किल्स बता रहा हूं। दूसरा है असिस्टेंट इंजीनियर का, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, जनरली लेवल 10 का ही होता है। दिल्ली में जो एई का एग्जाम्स होते हैं उसमें एई आपके लेवल 7 के होते हैं, पर जनरली जो और स्टेट्स हैं वहां पर आपके असिस्टेंट इंजीनियर का लेवल जो होता है वो लेवल 10 का होता है। उसका बेसिक जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 56,100 होता है। फिर उसमें भी आपको डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एनपीएस, मेडिकल एक्सेट्रा मिलता है। द स्केल्स एंड अलाउंसेस जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी के रूल्स के अकॉर्डिंग है और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जनरली आपका बेसिक जो है वो तो सेम ही रहता है, बेसिक और डीएनएस अलाउंस जनरली हर जगह सेम रहते हैं। बस हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इनके जो परसेंटेजेस या रेट्स होते हैं वो हर स्टेट के
अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। एनपीएस भी सेम होता है, मेडिकल अलाउंस भी मोर और लेस सेम होता है, बट कुछ स्टेट्स आपको मेडिकल अलाउंसेस उस लेवल के नहीं देते हैं जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेंगे। कुछ स्टेट्स जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के मेडिकल अलाउंसेस देते हैं वो है आपका दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान एक्सेट्रा। ठीक है। लोएस्ट स्केल जो इंजीनियरिंग जॉब का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो होता है जेई का, जूनियर इंजीनियर, जो होता है लेवल 6 का। हाईएस्ट आप लेवल 14 तक पहुंच सकते हो जो कि चीफ इंजीनियर का होता है, जिसका बेसिक आप देख सकते हो 1,44,200 रुपीज होता है। ठीक है। जनरली एक जेई सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 से 10 साल में एई बनता है। उसके बाद एई के बाद तकरीबन 10 से 12 साल बाद वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनता है, जो डबल ई बोलते हैं। उसके बाद सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर होता है एसई, जो कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 10 से 12 साल और लग जाते हैं उसको। तो आप लगभग समझ रहे हो जो जूनियर इंजीनियर है वो जनरली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे जाकर उसका करियर समाप्त हो जाता है, पर एक असिस्टेंट इंजीनियर आपका चीफ इंजीनियर लेवल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आप जूनियर इंजीनियर का एग्जाम निकाल लेते हैं अपने डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद, आपको वहां नहीं रुकना है, आपको जूनियर इंजीनियर रहते हुए असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम निकालने का भी तैयारी निरंतर करते रहना है। ठीक है। चलिए अगला है जनरल ड्यूटीज, कि यार मैं जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, बट मेरे रोल्स क्या होंगे, मेरे ड्यूटीज क्या होंगी। तो फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर बेसिकली बेटा एस्टिमेट प्रिपरेशन करता है। एस्टिमेट मतलब जैसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो अपने डिप्लोमा में, अपने बीटेक में भी, जिसमें आप डिफरेंट पार्ट्स के एस्टिमेशन निकालते हो और उसकी कॉस्टिंग करते हो। कैसे? समझ लो आपको एक्सकेवेशन करना है, आपको कंक्रीटिंग करनी है, आपको ब्रिक वर्क करना है, प्लास्टरिंग करना है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, फ्लोरिंग करनी है, तो आप उसकी क्वांटिटी निकालते हो स्क्वायर मीटर में, रनिंग मीटर में, क्यूबिक मीटर में। वो डिपेंड करेगा कि उसकी मेजरमेंट की यूनिट क्या है, और फिर उस क्वांटिटी को आप उसके रेट से मल्टीप्लाई करोगे। रेट कहां से आएगा? आपका डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है डीएसआर, जो कि सीपीडब्ल्यूडी बनाता है। ठीक है। अगर आप एमईएस में काम करते हो, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में, तो वहां पे एमईएस के खुद के एस्टिमेशन के शेड्यूल्स हैं, रेट्स हैं, जहां से एस्टिमेशन हम करते हैं, उसको एसएसआर बोलते हैं, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। अगर आप स्टेट में जाओगे तो स्टेट में वहां पे पीडब्ल्यूडीज होते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि आपके शेड्यूल बनाते हैं, रेट्स के शेड्यूल बनाते हैं, और उस रेट्स के अकॉर्डिंग वहां पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होती है। तो जूनियर इंजीनियर जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होता है, प्लानिंग स्टेज में होता है, उस वक्त प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालना और उसका एस्टिमेट बनाना शेड्यूल ऑफ रेट्स के अकॉर्डिंग, वो एक जेई का ड्यूटी होता है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को ओवरसी करना, साइट एग्जीक्यूशन और साइट एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग करना, वो जेई का काम होता है। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साइट रिकॉर्ड बुक्स, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एमबी। एमबी माने मेजरमेंट बुक्स, मतलब जो भी आपका काम हुआ है, कंक्रीटिंग का, फ्लोरिंग का, एक्सकेवेशन का, उस सब को लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी एक्सेट्रा सब कुछ मेजरमेंट बुक्स में नोट करना, उसके अकॉर्डिंग बिल्स का प्रिपरेशन करना, और उस बिल्स को ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक उस बिल्स को अप्रूव कराने का काम जूनियर इंजीनियर का होता है। समझ गए? प्रिपरेशन ऑफ बिल्स मतलब बिल्स आपका एक रनिंग अकाउंट बिल बनता है, मतलब हर महीने या फिर एटलीस्ट 15 डेज के पीरियड में, अंतराल में आपके कॉन्ट्रैक्टर्स काम करके बिल्स पुट अप करते हैं पेमेंट के लिए, और बिल्स जनरली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे पेमेंट किए जाते हैं। तो उसका सबसे पहला जो स्टेज होता है वो जेई का होता है। समझ गए? जेई उसको प्रिपेयर करता है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर तक उसको पहुंचाता है। अब असिस्टेंट इंजीनियर की क्या ड्यूटीज है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट जेईस, मतलब एक जूनियर इंजीनियर के पास 1, 2 या एट द मोस्ट 3-4 साइट्स ही होते हैं, उसको एग्जीक्यूशन मॉनिटर करना होता है। तो एक एई के अंदर जनरली 3 या 4 जेई होते हैं, और 3 और 4 जेईस के अंदर डिफरेंट साइट्स होते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर का काम होता है कि डिफरेंट जेईस के बीच में उनका कोऑर्डिनेशन करना, उनके एस्टिमेट्स एंड बिल्स को चेक करना, और उसको ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक पहुंचाना। ठीक है। साइट एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग में जितना
महत्व जेई का होता है उतना ही महत्व असिस्टेंट इंजीनियर का भी होता है। जो भी साइट ऑर्डर्स निकालने हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्टर कभी डिफॉल्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर निकालना है तो उसका काम असिस्टेंट इंजीनियर का ही होता है। ठीक है, तो जेई एई अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आपका किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का बैकबोन फॉर्म करते हैं। जेई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अलॉन्ग विद असिस्टेंट इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। समझ गए? एक असिस्टेंट इंजीनियर लगभग 7 से 8 साल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाता है और जेई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप जेई कभी बनते हैं तो प्लीज उसके बाद एई का एग्जाम जरूर निकालें, ताकि आपके जो 7 से 8 साल का जो टाइम है वो आपका बच जाएगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक पहुंचने का। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम है हमारा एसएससी जेई। एसएससी मतलब स्टाफ सर्विस कमीशन जेई जूनियर इंजीनियर। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और भी कई और डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहां पर बेसिकली आपका काम एज अ जेई वही रहेगा जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। तो एसएससी जेई के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब करनी है और क्या स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको प्रिपेयर जिससे करने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा चाहिए होता है एसएससी जेई के लिए फ्रॉम एआईसीटीई या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एआईसीटीई मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर हमने डिप्लोमा कंप्लीट करी है तो एसएससी जेई के एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, बशर्ते आपने 10th भी करा हो, क्योंकि 10th के बेसिस पे आप डिप्लोमा में गए थे। व्हेन टू स्टार्ट, अब देखो बेटा आजकल कंपटीशन हो गया है बहुत टफ। अगर आपको डिप्लोमा के बाद जनरली आप 17-18 साल के होते हो, उसी उम्र में अगर आपको एक जेई का अच्छा खासा जॉब अपने हाथ में चाहिए तो बेटा प्रिपरेशन लास्ट ईयर में नहीं, डिप्लोमा के बाद नहीं, सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर व्यूअर ऑलरेडी डिप्लोमा कर चुका है, बीटेक कर चुका है, तो बेटा अभी से शुरू कर दो प्रिपरेशन, जेई का एग्जाम आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर डिप्लोमा में हो तो अपने बीटेक की एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी आप कर ही रहे होगे, क्योंकि बेटा डिप्लोमा के बाद बीटेक तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जेई बन भी गए, आपका प्रमोशन बीटेक के तौर, अगर आप बीटेक कर लेते हो तो आप जेई से एई और ज्यादा तेज बन जाओगे और ज्यादा फास्ट बन जाओगे। जैसे कई सारे स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जो बीटेक के क्वालिफिकेशन को ज्यादा महत्व देते हैं जब उनको जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट करने होते हैं। तो इसलिए सेकेंड ईयर डिप्लोमा में बीटेक के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अपने एसएससी जेई का प्रिपरेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देना है। अब सोर्सेस, बेटा देखो जेई एसएससी जेई में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन टेक का पेपर, एक होता है टेक का पेपर। नॉन टेक में बेटा बेसिकली आपकी मैथ्स आती है, एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है, और आपका जीएस आता है। अब बेटा देखो मैथमेटिक्स आपकी आती है 10th लेवल तक की, उसका आपको प्रिपरेशन करना है, एप्टीट्यूड के पेपर्स करने हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब बेसिकली मैथ्स के पेपर होते हैं वो, कि जैसे 2 लोगों ने अगर मिलके इतना काम 3 दिन में किया तो बताओ 4 लोग कितने टाइम में ये वाला काम कर लेंगे। ऐसे वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करने हैं बेटा? बेटा कैट आप समझते हो, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन फॉर एप्टीट्यूड इन ट्रेनिंग। हाँ बेटा, कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसमें आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से एसएससी जेई की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आता है जीएस। जीएस मतलब जनरल स्टडीज। जीएस में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या रेफर करना है? सबसे पहली बात बेटा लूसेंट। लूसेंट की एक येलो कलर की बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो आपको पूरा पढ़ डालना है। ठीक है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सबके शॉर्ट नोट्स गिवन है। मैंने भी इसी से प्रिपरेशन करी थी। लूसेंट के बेसिस पर ही मैंने कई स्टेट के एग्जाम्स भी निकाले हैं। ठीक है, ऐसे यूपी का एग्जाम, यूपी एई का एग्जाम मैंने 2 बार निकाला हुआ है, तो वो लूसेंट की वजह से जो मैंने जीएस पढ़ी थी उसी के क्वेश्चंस मुझे वहां मिले और उसी के तौर पे मैंने
उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम 2 बार निकाला, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ल्यूसेंट का जो जीएस है, जीके का बुक है, उसने मुझे बहुत हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद दिशा जीके, दिशा एक पब्लिकेशन है जो एसएससी और भी स्टेट के जो भी जीएस वाले पेपर्स होते हैं उसके क्वेश्चंस का भंडार है। उसमें पीवाईक्यूज है, बेसिकली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जनरल स्टडीज का पढ़ डालना है, वो सारा प्रैक्टिस करना है, पहले ल्यूसेंट से पढ़ना है और दिशा जीके के बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। दिशा जीके हो गया, अरिहंत भी एक पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है सॉल्व, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है वेट टेक्निकल। वेट टेक्निकल के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होगा आपके लिए वो होगा सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, मतलब आपके खुद के नोट्स हो, चाहे वो यूट्यूब से देखे, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले ले, उसके आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए टेक्निकल एग्जाम्स के, सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपको वही होगा। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करें, आप दिल्ली में कई जगह है, कटवरिया सराय है, ठीक है, मुखर्जी नगर है, बहुत जगह है जहां पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, इंजीनियरिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे जाइए, वहां पे टॉपर के कोचिंग नोट्स लीजिए और उस कोचिंग नोट से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मेरे भी शॉर्ट नोट्स हैं, मेरे भी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, उससे आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स आपको पता ही है आज जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे बीसी पुनिया है आरसीसी के लिए, ठीक है, जुस्तो है हाईवे इंजीनियरिंग के लिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके आपको स्टैंडर्ड बुक्स तो अपने कॉलेज टाइम में तो आप प्रेफर करोगे ही, ठीक है। उसके बाद जो प्रिपरेशन आपको करनी है वो आप कोचिंग नोट से करिए, रिटन हैंड रिटन नोट से करिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा बहुत मटेरियल होगा जो जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो अपने नॉलेज के लिए जरूर पढ़िए उन बुक्स को, पर जब प्रिपरेशन का टाइम आता है तब कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स को ज्यादा रेफर कीजिए। फिर पूसा सिविल इंजीनियरिंग का आपकी यूट्यूब क्लासेस है, इसमें आरसीसी, हाईवे, इन्वायरमेंट, आपको सबके स्टील सबके आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्वेश्चंस के लिए आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आप खुद भी अभी डिप्लोमा कर रहे हैं जिस भी कॉलेज में, उससे उस वक्त भी आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। अब अगर आप विद जॉब है, अगर आप अभी जॉब में है, तो बेटा मैं यही बोलूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस करिए, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। वीक डेज में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स निकालिए, सुबह 1 घंटा निकाल लिया, शाम को 1 घंटा 2 घंटा निकाल लिया, ठीक है। और जब छुट्टी होती है संडे को या सैटरडे को, तो उस दिन कम से कम 3 to 4 आवर्स लगाइए अपने नोट्स को पढ़ने में, अपने नोट्स को बनाने में, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाए। विदाउट जॉब है तो बेटा कोई बात नहीं, घर पे रहिए, अपना मोटिवेशन बना के रखिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, पर सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे, मेंटल फिटनेस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपना फेवरेट गेम खेलेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो उस पर आपका टाइम वेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह उठिए, रिवाइज कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, रनिंग करके आइए, एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए, उसके बाद दोपहर में अच्छे से खाना खाइए, शाम को फिर से अगर आपको बाहर थोड़ा टहलने जाना है टहलने जाइए, पर एटलीस्ट एक दिन में 4 से 5 घंटे का पढ़ाई का टाइम जरूर निकालिए, ठीक है। और उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को गेज करने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स करके जाना ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई हो, चाहे स्टेट का एई का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देखो बेटा, आपको पता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है मार्केट में, मेड इजी, आईएएस मास्टर, इनके सॉल्व्ड क्वेश्चंस के बुकलेट्स को आप खरीदिए अमेजोन से, या फिर अगर पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे तो उससे आप प्रेफर कीजिए, ठीक है, उसको पढ़िए अच्छे से। और एक वाईसीटी है, वाईसीटी एक पब्लिकेशन है जो आपके स्टेट के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके एक ही बुक में आपको देता है, उसको भी रेफर कीजिए। बट बेटा वाईसीटी में थोड़ी बहुत गलतियां हैं कुछ क्वेश्चंस में, वो आप जब पढ़ ले जाएंगे, आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप उन गलतियों को भी समझ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल सीधा पीवाईक्यूज पे जंप नहीं करना, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना है।
ये मेक श्योर कीजिए डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद अगर आप जॉब शुरू कर रहे हैं तो जॉब शुरू करने से पहले आपका सिलेबस कम से कम 50% या प्रेफरेबली 100% कंप्लीट हो जाए, ताकि जॉब के साथ आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, अपने शॉर्ट नोट्स को बना रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है बेटा स्टेट जेई। स्टेट जेई में बेटा कोई ज्यादा अलग चीज नहीं है, इसमें आपको दो चीज एडिशन होगा। एक तो बेटा सीईटी, कुछ स्टेट्स में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक वो कराते हैं जो आपको पास करना जरूरी है, तो वो आप प्लीज देख लीजिएगा। जैसे यूपी, राजस्थान, इन स्टेट्स में शायद जेई का एग्जाम देने से पहले आपको एक सीईटी भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई एग्जाम है तो पक्का कम से कम अपने थर्ड ईयर डिप्लोमा के या फिर डिप्लोमा के तुरंत बाद ये एग्जाम पक्का क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जेई का प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कब करना है? वही बेटा सेकेंड ईयर डिप्लोमा में स्टार्ट करना है। सोर्सेज बेटा वही आपके ल्यूसेंट है, दिशा है। इन एडिशन जैसे आप यूपी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हरियाणा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या राजस्थान जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट का जनरल स्टडीज भी आपको पता होना चाहिए। उस स्टेट के रिलेटेड जनरल स्टडीज भी आपको प्रिपेयर करना है। आप चाहे वो यूट्यूब से करें या फिर किसी बुक्स या पीडीएफ से करें। टेलीग्राम में बेटा चैनल्स किसी भी स्टेट का, जैसे यूपी एई जेई हो या फिर हरियाणा जेई हो, उसके चैनल्स बनते हैं, उसमें पीडीएफ्स और नोट्स शेयर होते हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट के जनरल स्टडीज को प्रिपेयर करने के लिए। बाकी टेक्निकल के लिए बेटा आपके टीचर्स हैं आपके कॉलेज में, उनसे आप पूछिए, उनसे आप पढ़िए अच्छे से, कोचिंग नोट्स से पढ़िए, अपने खुद के रिटर्न नोट्स बनाइए और पूरा सिविल इंजीनियरिंग के यूट्यूब क्लासेस तो आपके लिए है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बेटा विद जॉब विदाउट जॉब वही है। विद जॉब में जैसे बोला आपको, सुबह सुबह टाइम निकालिए। विदाउट जॉब में अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आप ठीक रखिए और उसके साथ प्रिपरेशन भी करिए। उसके बाद बेटा स्टेट एई आता है। अब स्टेट एई एंड अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया बेटा एई लेवल के एग्जामिनेशन जो स्टेट के होते हैं, जैसे चाहे वो यूपी हो, अगर दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास के हैं तो आपके लिए यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके एई के एग्जाम बहुत जरूरी हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपको पता है बेटा, बीटेक करना ही करना है आपको, तो डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक के वक्त आप बीटेक के सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से अपने असिस्टेंट इंजीनियर या यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट? प्रेफरेबली इन योर सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक। ठीक है, विद सपोर्ट फ्रॉम कोचिंग। बेटा कोचिंग आपको करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करी है, अपने टीचर्स की के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अपने नोट्स अच्छे बनाए हैं, तो आपकी कोचिंग की जरूरत इतनी नहीं पड़नी चाहिए। बट अगर आपको लगता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। आजकल बेटा ऑनलाइन कोचिंग्स भी बहुत सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं है। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए तो और ज्यादा आसान है कोचिंग लेना। ठीक है, तो इसलिए ऑनलाइन कोचिंग लीजिए। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, अगर आपको डेडिकेशन, अपना रूटीन आपको मेंटेन करना है तो कोचिंग इसके लिए बेस्ट है। बेटा सोर्सेज वही है बेटा, नॉन टेक के लिए आपका ल्यूसेंट और दिशा है, और जीएस अगर आप स्टेट के ए का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी जीएस पूछा जाता है, तो स्टेट का जीएस आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आपको क्या क्या रेफर करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी विद जॉब विदाउट जॉब आपका वही रहेगा जो आपका जेई में था। ठीक है, और कौन से स्टेट्स के बेटा, स्टेट्स के नोटिफिकेशंस का ध्यान रखिए, उनके क्वालिफिकेशंस का ध्यान रखिए, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखिए, इन सब का आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अगर आप जॉब किसी गवर्नमेंट एग्जाम आप निकाल चुके हैं जेई का और आप एई का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो बेटा अपने ऑर्गेनाइजेशन को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिना इन्फॉर्म करे किसी भी एग्जाम में मत बैठिए, क्योंकि उसके आपको बाद में जब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको निकलना और रेजिग्नेशन में बहुत हेल्प होगी, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट ले आता है यूपीएससी आईईएस, जो कोई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स के लिए हर साल आईईएस का एग्जाम कराता है। आपका सितंबर में ही नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, जो भी बीटेक कर रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, प्रिपरेशन करिए उसका। इसमें भी सीपीडब्ल्यूडी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर सर्विसेज, इस और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है,
NHAI भी एक डिपार्टमेंट है जो अभी रिसेंटली IES में जुड़ा है, ठीक है, वो भी IES के मार्क्स के बेसिस पे NHAI एग्जामिनेशन अपना रिक्रूटमेंट कराता है। क्वालिफिकेशन आपको पता है बेटा, बीटेक है AICTE UGC रिकॉग्नाइज कॉलेज से। व्हेन टू स्टार्ट बेटा, वही बीटेक के सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर दीजिए। कोचिंग का सपोर्ट आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नॉन टेक। इसमें 2 पेपर होते हैं बेटा, टेक्निकल और नॉन टेक। इसमें 3 स्टेज होते हैं बेटा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में बेटा 2 पेपर होते हैं, नॉन टेक और टेक, ठीक है। नॉन टेक में आपका GS बोलते हैं उसको, जनरल स्टडीज, बट जो नॉर्मल जनरल स्टडीज है जो कि स्टेट AE JEE में आते हैं उससे बहुत डिफरेंट है ये। इसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस इसमें सब्जेक्ट्स में होते हैं। मैथ्स और एप्टीट्यूड तो होता ही है, तो इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या तो बैच ज्वाइन कर ले GS के लिए, या फिर उनके हैंड रिटन नोट्स खरीद ले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या कवर करना है नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए, ठीक है। और ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि प्रीलिम्स के, मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी उतना ही ध्यान से पढ़ें जितने ध्यान से आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट बेटा वही स्ट्रैटेजी है आपकी। IES में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेंस वाला एग्जामिनेशन है उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है वो, MCQ नहीं है वो। स्टेज 2 में जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपको, जैसे आप कॉलेज में एग्जामिनेशंस देते हैं वैसे ही आपको मेंस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसको आपको पेपर पे सॉल्व करके पूरा दिखाना होता है। तो इसलिए ESE इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। आपका राजस्थान में अभी भी स्टेज 2 एग्जामिनेशन मेंस का इंजीनियरिंग सर्विस की तरह होता है, पर यूपी में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में और भी कई स्टेट्स में मेंस का एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव नहीं होता है जैसा ESE का होता है, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, पर वो प्रीलिम्स को निकालने के बाद। स्ट्रैटेजी विद जॉब विदाउट जॉब वही है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप अगर विद जॉब है तो स्टेज 2 जो मेंस का एग्जाम होता है उसको प्रिपरेशन करने में आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है। इसलिए प्रेफरेबल ये है कि अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा रखिए, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट वाइज PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मेंस के और प्रीलिम्स के, हमेशा अपने मोबाइल में रखिए। एक टैबलेट खरीदिए। टैबलेट बेटा आप थोड़ा बहुत सेविंग्स करके 20-30 हजार का एक अच्छा टैबलेट लीजिए। उसमें आप जब आप जॉब में हैं, तो जब आप साइट पे हैं या कहीं और ऑफिस में हैं, लंच ब्रेक में, सुबह और शाम को उस टैब से पढ़िए, ताकि आप बुक्स पे बहुत ज्यादा निर्भर ना हो और अपने टैब में आप PDFs बनाइए बुक का, उसको रखिए अपने रेडी रेफरेंस के लिए, ठीक है। मैंने ही बेटा ऐसा ही किया है। मैंने साइट जॉब भी करी है, मैंने ऑफिस जॉब भी करी है। हर जॉब में मेरा स्ट्रैटेजी सेम रहा है कि अपने शॉर्ट नोट्स अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे सारे PDFs में हमेशा सेव रखता था, उसको उसी से पढ़ता था। बुक्स को जब मैं घर आ गया तब मैंने जरूर पढ़ा, पर जब मैं बाहर हूं तो ऑब्वियसली मैं घर पे नहीं हूं और मेरे पास बुक्स नहीं है, इसलिए PDFs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किए हैं मेरे प्रिपरेशन में, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजीज हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। हम ट्राई करेंगे पूसा सिविल इंजीनियरिंग में और भी प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस आगे भी डालते रहे, आपके सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस डालते रहे, ठीक है। तो हमेशा जुड़े रखिए इस चैनल से, और जो प्रिपरेशन मैंने टिप्स दी है उनको जरूर ध्यान रखिए। और बेटा ये जरूर ध्यान रखना, अगर JEE का एग्जाम निकलता है तो AE का एग्जाम आपको निकालना ही निकालना है। और बेटा डिप्लोमा पे नहीं रुकना है, डिप्लोमा के बाद BTech तो जरूर करना ही करना है, ठीक है बेटा। तो स्टे कनेक्टेड। पूसा सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल हमेशा आपके लिए तैयार है। आपके कॉलेज में आपके प्रोफेसर्स, आपके लेक्चरर्स हमेशा आपके साथ हैं। हमेशा उनके साथ बने रहिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको आपके एग्जाम्स को क्लियर करने में एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट साबित होगा। ओके बेटा, बाय बाय।